I am an English educator. Just I am going to inform you about fog. Class 10, chapter number 8. इसका quadruplant poem है fog. ये छोटा सा पोएम है तो इसको आप एब्यूचरी कह सकते हैं. फ्रेंड्स देखिए, ये जो पोएम है इज ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एक इंफॉर्मेशन है जो आपको दिया गया है और इट इज अ फॉग. ये फॉग है. तो आइए हम आप कुछ फॉग के विषय में आज पढ़ेंगे. इसके पहले भी हमने बहुत इंफॉर्मेशंस आपको अलग अलग पोएम्स में दिए हैं. हर तरह के पोएटिक डिवाइस के विषय में आपको इन्फॉर्म किया गया है और आज हम लोग देखेंगे फॉग. आप देखेंगे कि ये जो एक छोटा सा पोएम है इसमें एक कैट के नेचर को शो किया गया है कि कैट कैसे एक बहुत ही शर्मीली एनिमल है और वो किस तरह की सोफिस्टिकेशन, किस तरह की सौम्यता उसके अंदर है. और दूसरी बात फॉग जो खुद एक कूल और शूदिंग इंडिकेटिंग एजेंट है. एजेंट मतलब कि इंडिकेशन एलिमेंट है और वो किस तरह से कैट के फीट को यानी कैट को इफेक्ट करता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कूल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है. पहला कूल एलिमेंट्स कैट हो गया और दूसरा कूल एलिमेंट फॉग हो गया. दोनों ही एक ठंडे, मासूम, डेलिकेट तत्व को इंडिकेट कर रहा है. तो ये जो पोएट है कार्ल सैंडबर्ग्स, ये कुछ कहना चाह रहा है कि किस तरह से फॉग इंडिकेट्स करता है इन सब चीजों को. अब ये कार्ल सैंडबर्ग ने ऐसा क्यों लिखा? एक्चुअली कार्ल्स ने इसको इसलिए लिखा है कि उसने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया एक कैट के एक्टिविटी को कि कैट कितना डेलिकेट है. डेलिकेट मतलब मासूम होता है, आप जानते होंगे डेलिकेट मतलब मासूम होता है. तो कैट कितना डेलिकेट है और ये फॉग कितना बारीकी से सोफिस्टिकेटली फॉग कैट को इफेक्ट करता है. तो ये है. अब देखिए, चूंकि इसमें ये पोएम एब्यूचरी है तो इसमें राइमिंग स्कीम ऑटोमेटिकली नहीं होगा. तो राइमिंग स्कीम इसमें है नहीं, छोटा सा है. एक स्टैंजा का पोएम है. कहता है द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट. एक फॉग आता है लिटिल कैट के फीट पे. फीट का मतलब तब तो दोनों पाँव हो गया. अगर एक रहता तो फुट कहलाता. क्योंकि ये क्या है, फीट है, तो कैट के फीट पे यानी कि दोनों पाँव पे फॉग आया. सर ये फॉग क्या है? फॉग और मिस्ट. फॉग मतलब धुंध होता है, धुआं होता है. किस चीज का धुंध होता है? तो विंटर के सीजन में आप व्हाइट कलर का एक आर्टिफिशियल नेचुरल डस्ट या नेचुरल स्मोक की तरह देखते होंगे. उसको हम लोग फॉग कहते हैं. बट यहाँ पे जो आप फॉग देख रहे हैं वो फॉग एक तरह का स्नो है. वो इस तरह का फॉग है. वैसा फॉग जो आप कश्मीर में देखते हैं, वैसा फॉग जो आप लद्दाख में देखते हैं, वैसा फॉग की बात कर रहे हैं. ये जो फॉग है वो जब ऊपर से आप विंटर में देखते होंगे कि पूरा फॉग हो जाता है, पूरा कोहरा हो जाता है. कोहरा हुआ है उसका हिंदी, कोहरा हो जाता है. पूरा लगता है कि व्हाइट डस्ट स्मोक जो है आसपास में फैला हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता, इनविजुअल हो जाता है सारा चीज. और वो फॉग जब डेंस होता है तो ड्यू के फॉर्म में, ड्यू मतलब ओस को ड्यू कहते हैं. तो ड्यू के फॉर्म में वो धरती पे, लैंड पे ड्रॉपलेटेड हो जाता है. ड्रॉपलेटेड बोलेंगे सर अब क्या होता है? ड्रॉपलेटेड क्या होता है? तो ड्रॉप के रूप में नीचे धीरे धीरे गिरना, वो ड्रॉपलेटेड. तो ये हो जाता है वो. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉग है और ये ऊपर से आ गया. अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन होता है कि सर ये फॉग कैसे उसके पैर पे गिर गया? फॉग तो स्मोक के फॉर्म में रहता है तो कैसे गिर गया? तो फॉग जब आप एवेपोरेशन, कंडेंसेशन जानते होंगे, तो जब ये उसका कंडेंसेशन होता है फॉग का तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. और जो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है उसको हम लोग ड्यू करते हैं. ओश, ड्यू. तो वो ड्यू के फॉर्म में आके कैट के फीट पे गिरता है.
वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आप देखिए चूंकि फॉग है तो फॉग तो नॉन लिविंग थिंग होता है, वो तो खुद से चलेगा नहीं, खुद से मूव करेगा नहीं, बोलेगा नहीं। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं पोएम में, वो चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच, ये एक लिटरेरी डिवाइस हमको समझ में आता है, पोएटिक डिवाइस समझ में आता है कि फॉग में, यहाँ पे फॉग में पर्सोनिफिकेशन पोएट ने यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, तभी फॉग कम्स लगाया है। कम्स मतलब होता है चलना, आना, आना कम होता है, तो फॉग को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की तरह ट्रीट करते हुए उसने कम्स बोला है। इसका मतलब ये हो जाता है कि फॉग को उसने क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज करके पर्सोनिफाइड किया। लिटिल कैट्स फीट, ये तो ठीक है। इट सिट्स लुकिंग, इट सिट्स लुकिंग, यहाँ पे इट लगाया है, आप देख रहे हैं कैट के लिए इट लगा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन नहीं है, कैट के लिए इट लगता है, एनिमल के लिए इट ही लगता है। लेकिन अगर आप एनिमल के लिए ही लगा रहे हैं या सी लगा रहे हैं तो वो होगा फिर पर्सोनिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैट के लिए इट लगा है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी। सर ये हार्बर क्या होता है और ये सिटी क्या होता है? हार्बर कहते हैं फील्ड को, खेत को, हरे हरे वृक्षों से भरे हुए लैंड को, भूमि को हार्बर कहा जाता है। हार्बर सिटी इसी को बोला जाता है। हार्बर, यहाँ पे देखिए हार्बर एंड सिटी लगाया है और एक हार्बर सिटी होता है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। हार्बर एंड सिटी का मतलब होता है खेत और शहर दोनों को देख रहा है। मान के चलिए कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कि बहुत सारी फील्ड हैं, फार्म है, खेत है, ऑर्चर्ड है, गार्डन है, तो वो एरिया क्या हो गया, हार्बर हो गया। और जहाँ पे कॉन्क्रीट हाउसेज हैं, प्लांट्स हैं, ओके, प्लांट मतलब फैक्ट्री प्लांट्स वो हैं, उसके हाउसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो हो गया सिटी। तो जो कैट है वो चुपचाप बैठा हुआ है एक लॉनली प्लेस पे और वो देख रहा है चारों तरफ। कहाँ कहाँ देख रहा है? तो हार्बर को देख रहा है, सिटी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड क्या है। ऑन द साइलेंट हॉन्चेज। अब आप बोलेंगे सर ये हॉन्चेज क्या होता है? हॉन्चेज क्या होता है? हॉन्चेज का मतलब होता है पलथी मार के बैठना। आप लोग आसन जान रहे होंगे, आसन, आसन मतलब होता है बैठने के आर्ट को आसन कहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग बैठने के तरीके को हम लोग आसन कहते हैं, बोलते हैं ये चक्रासन है, पद्मासन है, हलासन है, तो ये आसन होता है, जिसको बैठने का पद्धति होता है उसको आसन कहते हैं। उसी आसन को इंग्लिश में हॉन्चेज कहा जाता है। अब देखिए कोई साधु जब बैठता है तो इस तरह से अपने पैरों को मोड़ मार के बैठता है, तो इसको बोलते हैं पलथी मार के बैठना। एक पैर को दूसरे पैर में टॉस करा के इस तरह से बैठना साधु जो बैठता है। आप देखते होंगे, एक फिगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें आपको समझाने के लिए। ये पैर पार्ट है, ये फीट है, ये हॉन्चेज कहते हैं। तो जब एनिमल अपने हॉन्चेज को लेगा, ये मान लीजिए कि एक कैट है, ये कैट है मान लीजिए, ये अगर अपने हॉन्चेज को लेगा तो कैसे हॉन्चेज को लेगा? ये अपने हॉन्चेज को इस तरह से अपने पैरों को करके बैठेगा। यहाँ पे इस तरह से पैरों को आप देखे होंगे कि कैट कैसे बैठती है, अपने पैरों को किस तरह से करके बैठती है, तो ऐसे करके बैठती है कैट। तो कैट के जो हॉन्चेज होंगे कैसे होंगे? ये इसका हॉन्चेज होगा, ये हॉन्चेज है इसका कैट का, कैट का ये हॉन्चेज है और इसके ऊपर फीट का नेल जो है वो दिखाई देता है। जब कोई कैट अपने हॉन्चेज पे बैठेगा, अपने आसन पे बैठेगा, तो आप देखेंगे क्या होगा कि उसके नेल्स जो होंगे, आप आगे का जो क्लॉ होगा, जो पंजा पार्ट होगा, उसका दिखेगा, तो वो हॉन्चेज पे बैठा हुआ है। इसलिए बोलते हैं ऑन द साइलेंट हॉन्चेज। साइलेंट हॉन्चेज, अपने निश्चिंत होके, रिलैक्स होके अपने हॉन्चेज यानी अपने पाँव पे पलथी मार के बैठा हुआ है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद जो कि है आराम से उठ के चल देता है। कोई एक्टिविटी दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। कोई इमोशन दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। कोई पार्ट और दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। एकदम ड्राई पोएम है ये, इसलिए एड्यूचरी है, ये छोटा सा है, एक छोटा सा भाव एक्सप्रेस किया गया है, छोटा सा आइडिया एक्सप्रेस किया गया है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कोई कोटेशन नहीं, कोई स्टैंडर नहीं, कोई कैंटो नहीं, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा है कि कैट है, आराम से अपनी हॉन्चेस पे बैठा हुआ है, एक फॉग आया और कैट के ऊपर वो शिट किया, गिरा,
कैट उस फॉग को देखा, कैट रोमांचित हो गया और कैट वहां से उठ के चला गया। बस इतना ही यहाँ पर है और इसी में आपको कुछ ढूंढना है। ये नैरेटिव पोएम हुआ, नैरेटिव एब्यूचरी काइंड पोएम हो गया, छोटा सा पोएम भी बोल सकते हैं। और इसको पोएम के लिए थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होना चाहिए। एक पोएम का, एक आइडियल पोएम का ये क्वालिटी होता है कि उसमें कम से कम 2 कैंटो, 2 स्टैंजास हो। इसमें स्टैंजा 1 है तो ये पोएम कैडर से थोड़ा सा हटा। उसके बाद फॉग जो है, एक फॉग के डिस्क्रिप्शंस को बताया गया है। कैट इसका साइड एलिमेंट है। फॉग एक साइलेंट एलिमेंट को यहाँ रिवील कर रहा है। डेलिकेट्स एजेंट को इंडिकेट कर रहा है, रिवील कर रहा है, बस वो है। तो फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, एक फॉग छोटे से कैट के पांव पे आके बैठता है। इट सिट्स लुकिंग फॉर द हार्बर सिटी, जो हार्बर सिटी को देख रहा है। एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद फिर उठ के चला जाता है। तो उठ के कब चला जाता है? जब फॉग उसके ऊपर आके गिरता है, उसको दिखाता है कि तुम अपने साइलेंट मुद्रा में हो, तुम भी कुछ करो, प्रोवोक करा। हॉन्चेस का, ऑन हॉन्चेस एक फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज किया है। आप देख ले, सिटिंग विद द नीज बेंट, नीज बेंट करके आपको लिखा है। आप समझ लीजिएगा कि पलथी मारना, इसको हम लोग हॉन्चेस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट डज द सैंडबर्ग थिंक ऑफ द फॉग इज लाइक? कह रहा है कि जो ये सैंडबर्ग जो है, यानी ये पोएट जो है कार्ल सैंडबर्ग, ये क्या सोचता है फॉग किस तरह का चीज है, यही ना बोल रहा है कि कह रहा है कि व्हाट डज द सैंडबर्ग थिंक दैट फॉग इज लाइक, फॉग किसके समान है? तो आपको लिखना पड़ेगा सैंडबर्ग को लगता है फॉग एक कूलिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो एक सूदिंग, कूलिंग, डेलिकेट एजेंट है जो कि किसी को प्रोवोक कर सकता है। हमने पहला पोएम आपको बताया था जिसका नाम था ये डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया था। याद कीजिए, उस पोएम में भी लगभग इसी तरह का कुछ आइडिया था कि एक स्नो है जो ऊपर से ड्रॉप करता है और पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को चेंज कर देता है। वो भी कूलिंग एजेंट था। और यहाँ पे देखिए एक वही आइडिया आपको रिव्यू करता हुआ नजर आ रहा है कि एक फॉग है जो ऊपर से आता है और कैट के पैर पे गिरा और कैट मूव ऑन कर गया वहां से। तो ये यानी कि ये कुछ ऐसा एलिमेंट्स है, कुछ ऐसा एजेंट है, नेचुरल एजेंट, नेचुरल एलिमेंट है जो हमको आगे कुछ एक्शन के लिए प्रमोट करता है, प्रोवोक करता है और हमारे सैडनेस को रिमूव कर देता है। आप वहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सैडनेस को रिमूव करके उसको एक्शन में डाला, यहाँ कैट के सैडनेस को रिमूव करके एक्शन में डाला। तो इस तरह से तो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि सैंडबर्ग जो है क्या सोच रहा है, फॉग किसके समान है? तो आपको शो करना होगा, बताना होगा कि सैंडबर्ग थिंक दैट फॉग इज जस्ट लाइक अ कूलिंग एंड सूदिंग एजेंट which provokes the human being or the animal to go on, to move on. That's how does the fog comes? how does the fog comes? fog कहाँ से आता है? अब देखिए इसका 2 आंसर आप लिख सकते हैं। एक तो नेचुरली, जो कि साइंटिफिक आइडियोलॉजी है, उसके आधार पे फॉग कहाँ से आता है। दूसरा, इस पोएम में फॉग कहाँ से आता है। ठीक, तो इस पोएम के अनुसार से हम लोग बात करते हैं। द फॉग कम्स फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, ब्रिंक BRINK के ब्रिंक लिखेंगे। द फॉग कम्स फ्रॉम द हेवन ब्रिंक टू मेक द पर्सन रिलैक्स्ड एंड सूदिंग। फॉग ऊपर से आसमान से धीरे धीरे डिसेंड करता है, गिरता है, for the relaxation of to provide to relax the people from the scorching of the heat। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा कि how does the fog come, कैसे आता है fog? तो fog comes from the heaven bring to relax the, ठीक है, perplexed animal and the human being। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक रीजन बोलेगा कि fog कैसे आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि the fog in winters come from some natural phenomenon when because of the cold air, when the air got condensate
It's changes in the form of the fog, in the form of the dust, form of the fog. That's the fourth term. अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक रीजन है. What does it in the third line refers to? ये जो it आप देख रहे हैं, ये तीसरा लाइन में जो it है वो किस चीज को रेफर करता है? तो आप जानते ही हैं कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है, वो कैट को इंडिकेट कर रहा है. इट का मतलब कोई और एलिमेंट नहीं है, ना फॉग है ना उसका बिहेवियर है कैट का, ये कैट है. तो आपको कह रहा है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू? तो इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू द कैट हु इज सिटिंग ऑन द haunches. आपको ऐसे आंसर इतना बड़ा लिखना है. द इट इन द थर्ड लाइन refers to the cat who is sitting on the haunches. What does the poet actually say? That the fog is like a cat. Find the three things that tell us that the fog is like a cat. आपको कह रहा है कि does the poet actually say that the fog is like a cat? क्या जो पोएट है जिसका नाम सैंडबर्ग है, क्या सैंडबर्ग ये कहना चाह रहा है कि फॉग एक कैट है? दूसरा कह रहा है कि फाइंड द थिंग्स दैट टेल अस द फॉग इज लाइक ए कैट. आप तीन चीजों को बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि फॉग कैट के समान है. आप देखिए तीन सिमिलैरिटी हम आपको बताते हैं फॉग और कैट का. नंबर 1, कैट किसी भी एरिया में आराम से विदाउट एनी ऑब्जेक्शन घूम फिर सकता है, किसी के घर में आ जा सकता है, कहीं से भी आराम से निकल सकता है. फॉग डज द सेम. फॉग आसमान से आता है, कोई भी खेत में कहीं भी ओपन एरिया मिलेगा, घर में फॉग घुस जाएगा. आप खिड़कियों को खोल के दरवाजे खोल के रखेंगे तो घर में फॉग घुस जाएगा. किसी पैलेस पे, टेरेस पे, कहीं भी, कोई भी छत पे, बालकोनी में, कहीं भी अगर आप विंटर में देखेंगे तो फॉगी हो जाता है. माउंटेन पे चढ़ जाता है, पानी के लेयर पे दिख जाएगा, कहीं भी बिना किसी ऑब्जेक्शन, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आपको आराम से मिल जाएगा फॉग. तो एक सिमिलर आपका हैबिट हुआ फॉग और कैट में कि फॉग कुड बी फाइंड एवरीवेयर विदाउट एनी क्रिएटेड हिंड्रेंस एंड कैट डज द सेम. कैट भी वही करता है. दूसरा, cat disappear whenever it finds the trouble. कैट क्या करता है? डिसअपेयर हो जाता है जब उसको किसी तरह का हिंड्रेंस या किसी तरह का ट्रबल समझ में आता है. एंड फॉग डज द सेम. फॉग को देखिए, दिन का सूरज निकल आए या कोई फैन चला दे या कुछ तरह का प्रॉब्लम्स दिखाई देता है तो फॉग भी वहां से धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है, क्लीन हो जाता है बिना कुछ किए. तीसरा, कैट किसी चीज को इतना सतर्कता से करता है, इतना बारीकी से करता है कि हमें पता नहीं चला कि वो कब चूहे को पकड़ लिया, कब चूहे को मार दिया. फॉग किसी एलिमेंट्स को कब कवर कर लेता है ये पता नहीं चलता है. आप विंटर के सीजन में देखेंगे कि आप खेत के पास खड़े हो जाएं, फील्ड में खड़े हो जाएं या रोड के साइड में खड़े रहें तो आप देखेंगे कि फॉग देखते ही देखते कब कार्स को, स्कूटर्स को, मोटर बाइक्स को कवर कर लिया ये पता ही नहीं चलेगा, और अचानक से कब वो क्लियर भी हो गया ये भी पता नहीं चलेगा. तो कैट के साथ भी यही है कि वो इन चीज़ों को इन मिनिएचर्स ऑफ द टाइम ऑफ मिनट. मिनिएचर्स का मतलब होता है मिनट से बहुत छोटा पार्ट मिनिएचर्स हो जाता है. तो मिनिएचर्स ऑफ टाइम में कैट भी एक्टिवेट करता है, एक्टिविटीज दिखाता है, और फॉग भी. ये देखिए परसेप्शनल क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में और कहीं एक्टिविटीज में पूछे नहीं जाएंगे, ओलंपियाड में भी नहीं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू नो दैट द मेटाफर. अब देखिए METAPHOR, ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है मेटाफर. द कंपेयर्स टू थिंग्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फीचर. ट्रांसफरिंग द फीचर ऑफ द थिंग्स एंड अदर ऑफ द C Unit 1. आप मेटाफर को जानते हैं, ऑटोमेटिक का मेटाफर है. अब यहाँ पे देखिए द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. ठीक, आप देखिए ये कह रहा है कि मेटाफर जो है वो एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है
कि वो एक नाउन को दूसरे नाउन की तरह रिप्रेजेंट करता है। यह हम आपको बता भी दिए हैं कि अगर लाइक और जस्ट लगा के एक नाउन को दूसरे नाउन की तरह रिवील कराते हैं तो वो सिमिली होता है, और अगर इस तरह ना करके हम लोग डायरेक्ट किसी नाउन को द करके इंडिकेट करेंगे तो मेटाफर बचाएगा। अगर किसी को बोलेंगे कि जैसे कोई भी टाउन को बोलिए, दिल्ली इज द बॉम्बे, या इट इज द लाल किला, रेड फोर्ट, कोई बहुत अच्छा बिल्डिंग रेड कलर का दिख गया, आप बोलेंगे अरे इट इज द रेड फोर्ट आई थिंक। तो कंपेयर किए, लाइक ना लगा के जस्ट उसको उसकी क्वालिटी दे दिए तो मेटाफर हो जाता है। अब यहाँ पे बोलेंगे फॉग इज द कैट, या कैट इज द फॉग, तो फॉग इज जस्ट लाइक ए कैट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। फॉग इज द कैट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फॉग इज द कैट, ये मेटाफर हो गया। और इस तरह का कंपैरिजन को क्या बोलेंगे? मेटाफेरिकल कंपैरिजन। और फॉग इज जस्ट लाइक ए कैट, ये भी कंपैरिजन हो गया। ये सब क्या है? सिमिलैरिटी, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमले। सिमले दोनों में अंतर है। वही कह रहा है कि मेटाफर किसको कहते हैं। अब यूनिट 1 में देखिएगा, यूनिट 1 आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि मेटाफर लिखा हुआ है। Find the metaphor for the following words and complete the table box below. Try to say how they are like. The first is done by you. अब देखिए कि कुछ मेटाफर है, कुछ वर्ड है, उसका मेटाफर आपको देना है, ठीक, और आपको रीजन देना है कि वो उससे क्यों मेटाफेरिकली कंपेयर करता है, कैसे उसमें उसका सिमिलैरिटी आ गया। आएगा ना? कोई बहुत अच्छे इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं तो हम लोग उसको कह सकते हैं यू आर द शेक्सपियर ऑफ द टाउन, यू आर द शेक्सपियर जैसे बोलेंगे तो, या बहुत बड़ा ड्रामेडियन है तो बोलेंगे ओ यू आर द नेस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो यू आर द नेस्टर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया अच्छा तुम भी तो नेस्टर हो, उसके समान हो। क्यों बोले उसको? क्योंकि he had the knowledge और he is having the knowledge very equivalent to the knowledge which was possessed by William Shakespeare। ये ना तब ना सिमिलरिटी दिखाते हैं, किसी को किसी चीज से सिमिलर मानेंगे तब ना। तो बोलेंगे कि आप ये करो, आप एक स्टॉर्म लिखा है, इसका मतलब तूफान होता है, उसमें एक सिमिलरिटी किसको दिया? टाइगर को दिया। उसको मेटाफोरिकली कंपेयर किया टाइगर से स्टॉर्म को। बोला क्यों? क्योंकि Ponches over the field and the brawls। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो खेतों में तेजी से दहाड़ता हुआ दौड़ता है टाइगर। स्ट्रॉन्ग भी यही करता है, चीजों को इस तरह से दिखाते हुए दौड़ता है टाइगर, दहाड़ता हुआ। स्ट्रॉन्ग भी बहुत देखेंगे शॉ साउंड करता हुआ दौड़ता है फील्ड में, चीजों को दिखा देता है। आपको ट्रेन इसको कंपेयर करना है किस चीज से, ठीक, और क्यों? ये ना आप ट्रेन को किस चीज से कंपेयर करेंगे? आप ट्रेन को आप कंपेयर कर सकते हैं सोल्जर से। सोल्जर क्या होता है? तो सोल्जर सिपाही को बोलते हैं। क्यों कंपेयर करेंगे सोल्जर को ट्रेन से? क्योंकि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने आने से नहीं रुकता है, वो लगातार अपने लीनियर डायरेक्शन में चलता जाता है, ठीक। सोल्जर को जब ऑर्डर मिलता है तो सोल्जर भी अपने लीनियर डायरेक्शन में चलता जाता है, कोई भी ऑब्स्टिकल उसको नहीं रोकता है। आएगा तो या वो फांग देगा या उसको किल कर देगा, इसको रौंद देगा, वो नहीं रुकेगा। ट्रेन को हम लोग सोल्जर से किए। आप अपना भी कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं। फायर, फायर को हम लोग किस चीज से करेंगे? देखिए फायर क्या होता है? फायर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, या हीट कर देता है। वो ये नहीं देखता है वो काम का है या बेकाम का है, क्या है वो उसको पता भी नहीं चलता है और वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप उससे कंपेयर किसको करेंगे? एंगर को। एंगर, एंगर यानी गुस्सा। वो ये नहीं देखता है कि चीज मेरे काम का है कि काम का नहीं है, या कौन मेरा अपना है कौन मेरा बाहर का है। वो चीजों को सामने आता है, उसको किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आप देखेंगे कि बहुत एंगर में है, गुस्से में है, तो आपके पास एक महंगी सी महंगी घड़ी है या कोई सामान है, आप उसको पटक के तोड़ने की कोशिश करते हैं, लगभग तोड़ ही देते हैं। आप कभी बहुत गुस्से में हैं, आपको कोई प्रपोजल के लिए रोक रहा है, तो आप क्या करेंगे? चाहे वो आपका फ्रेंड हो या एनिमी हो, जो आपको रोकेगा, आप उसको ड्रॉन या कम टू ब्लो, इस तरह से बाद में आपको पता चलेगा ये तो मेरा फ्रेंड था या कुछ था। तो फायर के साथ यही है कि उसके सामने आप पैसे रख दें, नोट रख दें, पेपर रख दें, लैंड के पेपर रख दें या कचरा रख दें, वो जला देता है। तो आपको फायर को कंपेयर करना है एंगर से, और इसमें भी देना होगा इट डिस्ट्रॉयड विदाउट पॉन्डरिंग ऑफ इट। पॉन्डरिंग मतलब तो सोचना, तो बिना सोचे वो डिस्ट्रॉयड कर देता है। अब देखो स्कूल, स्कूल
जो है वो क्या करता है, स्कूल को हम लोग क्या चीज से क्लियर करेंगे, टेम्पल से। क्यों करेंगे, ये हम अपना दे रहे हैं, आप अपना दूसरा भी लिख, टेम्पल से। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, असेंबल्ड होते हैं शांत होके। टेम्पल में हम लोग क्या करते हैं, असेंबल्ड होते हैं शांत होके। 5-7 लोग एक साथ शांत खड़े रहें तो उसको असेंबल एक्टिविटी कहा जाता है, और उसको असेंबली कहते हैं, जो साथ में खड़े होने का जो प्लेस होगा जहाँ पे हम लोग गैदर्ड होकर असेंबली कराते हैं। तो हम लोग स्कूल में भी असेंबल्ड होते हैं और टेम्पल में भी असेंबल्ड होते हैं, तो टेम्पल हो सकता है। और होम और कंट्री, होम को हम लोग किसी मेटाफोरिकली स्टैंड करेंगे, कंट्री से। कैसे सर, तो होम में एक गाइड लाइन मुखिया होता है, एक हेड ऑफ द हाउस होता है, और उसके बाद उसके अंडर में सीनियर सबऑर्डिनेट होते हैं, जूनियर सबऑर्डिनेट होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक कस्टम होता है, जिस रूल रेगुलेशंस के अनुसार से वो होम, वो घर चलता है। कंट्री में भी सेम है, उसमें भी एक सीनियर सबऑर्डिनेट होगा, एक जूनियर सबऑर्डिनेट होगा, और फिर कुछ कॉमन लोग होंगे, एक सिस्टम, एक कस्टम से वो चलेगा। तो होम का एक्टिविटी और कंट्री का एक्टिविटी सेम होता है। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा परसेप्शन क्वेश्चन है, to think about the storm and try to visualize forces of the storm, hear the sound of the storm and feel that power of the storm and suddenly of that happens for write a poem about the storm comparing all the animals। अब स्टॉर्म के ऊपर आपको एक पोएम लिखना है, इसके हर एक्टिविटीज को गाइडलाइन करते हुए। तो एक स्टॉर्म एक टॉपिक बना लीजिए, उसमें मेटाफोरिकल स्ट्रैम्बुलेशंस डाल दीजिए, और फिर फिर आप एक पोएम लिख लीजिए। तो एक पोएम के लिए हम आपको एक पोएम लिख करके टेस्ट कर देंगे, क्योंकि पोएम तो अभी आपसे हो नहीं पाएगा और ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा, यू डोंट वरी फॉर दिस। Does the poem have the rhyming scheme? The poetry does not have any the obvious rhymes. Rhyme is called the free rhyme words। कह रहा है क्या इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है? अगर नहीं है तो उसको फ्री राइम वर्ड्स कहते हैं ना। तो आप देखेंगे कि नहीं, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। हम आपको पहले भी बोले थे ये एब्यूटरी काइंड पोएम है, एक स्टैंजा का है, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगा। तो ये राइम हो गया आपका विदाउट राइम, और उसको फ्री राइम वर्ड्स कहा जाता है। वर्ड्स मतलब कथन होता है, राइटिंग्स होता है, वर्ड्स मतलब इलस्ट्रेशन होता है, उसको वर्ड्स कहते हैं। क्या ये फ्री राइम वर्ड्स नहीं है? हाँ सर, ये फ्री राइम वर्ड्स है, क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम नहीं। Okay then, enough for today, friends. Okay then, it's time to round up the class for today. We'll meet in the next video with a new chapter. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye.